3। स्लाइड चले आगे 20-25 पे होगी तो ऊपर, इससे ऊपर बस ये 22। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो रेज हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस लेक्चर का? जी हामिद, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो फैक्टर्स में ना आपने प्राइस लेवल का, सर इसका एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर जरा बना के जरा थोड़ा सा समझा दें सर इसका। ओके, ठीक है। देखें, सिंपली प्राइस लेवल में हमने ये कहा है कि जब कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्राइस की नॉर्मल रेंज जो होती है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो तो वो प्रोडक्ट इनइलास्टिक हो जाता है। मैं जस्ट दो एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करें, फॉर एग्जांपल, हम वाइट बोर्ड मार्कर की हमने उस दिन एग्जांपल की थी कि वाइट बोर्ड मार्कर की नॉर्मल प्राइस है 40-50 रुपए। मार्केट में आपको अक्सर ब्रांड्स के वाइट बोर्ड मार्कर्स जो हैं वो 40 से 50 रुपए में मिल जाते हैं। अब ये इसकी नॉर्मल रेंज है 40, 45, 50। अगर इसकी प्राइस 50 से कम होते होते 10 रुपए पर आ जाए या 50 से इंक्रीज होते होते 200 रुपए पर पहुंच जाए, तो कॉन्सेप्ट सेज दैट कि 10 रुपए के प्राइस लेवल पे जो एक्सट्रीम लो प्राइस लेवल है और 200 के प्राइस लेवल पे जो एक्सट्रीम हायर प्राइस लेवल है, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रोडक्ट जो है वो लेस इलास्टिक होगी। और नॉर्मल रेंज में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कोई भी हो सकती है। मसलन ये प्रोडक्ट लेट अज्यूम 0.7 है इसकी एक्चुअल इलास्टिसिटी, लेकिन जब ये 200 रुपए की प्राइस पे पहुंचेगी या 10 रुपए की प्राइस पे पहुंचेगी तो इसकी इलास्टिसिटी शायद 0.3 रह जाए, पहले से लेस इलास्टिक हो जाएगी। आप इसी तरह से किसी और प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं कि नॉर्मली शूज जो है 1,000 रुपए का अच्छा जो है वो चप्पल या शूज या कोई भी प्रोडक्ट मिल जाती है। या आप शर्ट की बात कर लें कि लेट अज्यूम 1,000 रुपीज में जो है वो नॉर्मल शर्ट, टी शर्ट वगैरह जो है वो मिल जाती है। तो अगर इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए पे चली जाए या इसकी प्राइस कम होते होते फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे आ जाए। अब टी शर्ट की अगर नॉर्मल इलास्टिसिटी 1.0 है तो ये 5,000 पर पहुंचकर वेरी लेस इलास्टिक में भी 0.5 पे आ जाए और इसी तरह से 100 रुपए पे पहुंच के भी जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि प्राइस के एक्सट्रीम लेवल्स पर जाते हुए या पहुंचते हुए, एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत प्राइस चेंज की बात नहीं, प्राइस का जो एक्सट्रीम लेवल है, टू मच हाई प्राइस एज कंपेयर टू नॉर्मल रेंज या टू मच लो प्राइस एज कंपेयर टू नॉर्मल रेंज, उस प्राइस लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड में ऑलरेडी इतना चेंज आ चुका होता है कि जो है वो फर्दर क्वांटिटी पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता, तो इसलिए प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक हो जाता है। जी मोहसिन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोले मुझसे। सर जी, मैंने ना प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया और मुझे ना समझ नहीं लगी फिर ना तकरीबन 2 टॉपिक्स की। तो इसका अब क्या हल करें?
सर जी सर कयूम साहब से को मैसेज किया था कि अपलोड कर दें, मैं लेक्चर ले लूंगा, लेकिन अपलोड नहीं किए, ना रिस्पॉन्स आप दिया मैसेज का। अपलोड का तो मुझे नहीं आइडिया कि कॉलेज पॉलिसी में अपलोड का है या नहीं। आप इस तरह है कि किसी दिन यहाँ पे विजिट कर लें, उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े होंगे तो आप लैब के कंप्यूटर पे या कॉलेज के कंप्यूटर पे बैठ के दोनों कॉलेज यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। उनसे टाइम पूछ के कॉल पे रब्ता करके मिशाजिया से या कयूम से तो आ जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉलेज की कोई अपलोडिंग की पॉलिसी है ऐसी। ठीक होगा सर जी, ठीक। ओके जी, अब्दुल्ला आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया था कि नेचर ऑफ द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये डिटर्मिनेंट्स में, इसमें अगर कोई चीज जितना ज्यादा इस्तेमाल होगी वो इतनी मोर इलास्टिक होगी। जी सर यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है, इसकी समझ नहीं आ रही। फॉर मोर इम्पोर्टेंट यूजेस द डिमांड विल बी इनइलास्टिक एंड फॉर लेस इम्पोर्टेंट यूजेस द डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। जी, दोनों वर्डिंग को जरा फर्क रखें। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इंपॉर्टेंस के लिहाज से और एक दी हुई है नंबर ऑफ यूजेस के लिहाज से। यानी एक प्रोडक्ट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जैसे हमने कहा था लाइफ सेविंग ड्रग है, कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो इंतहाई इमरजेंसी में जान बचाने के लिए इस्तेमाल होनी है, कि हार्ट अटैक हो गया है पर्सन को, 10-15 मिनट के अंदर, आधे घंटे में आपने यूज करनी है वरना वो पर्सन नहीं बचेगा, तो इसको कहते हैं कि ये इस प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो इंपॉर्टेंस के लिहाज से जब हम कहते हैं तो फिर सेंस ये है कि जितना प्रोडक्ट का यूज इंपॉर्टेंट होगा उतना ही वो लेस इलास्टिक होगा। इसको रिवर्स कर लें कि अगर किसी प्रोडक्ट का यूज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सी प्रोडक्ट है, तो वो मोर इलास्टिक होता है। यानी जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड अचानक कम हो जाती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरी एक्सप्लेनेशन नंबर ऑफ यूजेस के हिसाब से है कि कोई प्रोडक्ट कितनी मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। उस इसमें हमने एग्जाम्पल की थी मिल्क की, कि दूध जो है, मिल्क जो है, ये आप कह लें कि सैकड़ों प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट है। आपने कोई बेकरी आइटम बनानी है, मिठाई बनानी है, केक है और हजार तरह की प्रोडक्ट हैं, तो मिल्क का नंबर ऑफ यूज बहुत ज्यादा है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पे मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी और डिमांड ने कम होना है तो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होगी, तो टोटल डिमांड पे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन नंबर ऑफ यूजेस की सेंस में है कि किसी प्रोडक्ट के कितने मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, उस सेंस में आप एक्सप्लेन करेंगे तो मोर नंबर ऑफ यूजेस मोर इलास्टिक प्रोडक्ट। लेस नंबर ऑफ यूजेस के एक प्रोडक्ट है वो किसी खास मकसद में ही इस्तेमाल होता है और उसका कोई काम ही नहीं है दुनिया में, या कोई ऐसा पुर्जा है, कोई टूल है जो किसी खास मशीन में इस्तेमाल होना है, तो वो प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है। उसको आप सस्ता कर दें तो उसकी डिमांड बढ़ नहीं जानी, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही वो है सिर्फ। आप उसको महंगा कर दें तो उसकी डिमांड कम नहीं हो जानी, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पज में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ यूजेस के लिहाज से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और इंपॉर्टेंस ऑफ यूज के लिहाज से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। यस सर, थैंक यू। ओके जी, देन जी और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं भाई, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम 4-5 पॉइंट कर लेंगे। कभी 3 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, कभी मैक्सिमम 4 का। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि देखें कल तक के टॉपिक पढ़ने से पहले, प्रीवियस टॉपिक से पहले आपको इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं था, तो अब इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, उसकी मेजरमेंट और डिटर्मिनेंट्स को खास तौर पे समझने के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यानी अगर आप कंज्यूमर हैं तो क्या चेंज आ सकता है, कंज्यूमर के सोचने समझने की सलाहियत में क्या बेहतरी आती है इलास्टिसिटी को समझ के या उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी का पता है कि ये मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है, लेस है, तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होगी एक ऐसे प्रोड्यूसर से जिसको पता ही नहीं है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, मेरे प्राइस चेंज से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। और इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंटल लेवल पे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत सी गाइडेंस है। तो ये 3-4 लेवल पे जो है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है। ओके जी, देन नंबर 1 प्राइस डिटर्मिनेशन। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हाईलाइट ये किया जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना हमें हेल्प करता है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, या लेस इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकती हैं
मोर इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेस इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस आमतौर पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, वो कम नहीं होती। यानी आप पिछले 5 साल का डाटा उठाएंगे तो लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स में से शायद ही कोई ऐसी हो कि जिसकी प्राइस कम हुई हो, इंक्रीज हो, स्लोली स्लाइड अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप ट्रेंड देखेंगे तो अपवर्ड ही मूव कर रही है। लेकिन मोर इलास्टिक प्रोडक्ट जो है उनकी प्राइस आमतौर पे कम होती है। देन दूसरा मेजर फैक्टर गाइडेंस फॉर टैक्सेशन। फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बजट प्लानिंग करनी है, उसके सामने हजारों प्रोडक्ट हैं कि मार्केट में ये सैकड़ों प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, मैंने इनमें टैक्स लगाना है, मैं ये टारगेट अचीव करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा भी ज्यादा इकट्ठा हो जाए, पब्लिक पे बर्डन भी कम से कम आए और डिमांड पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आ जाए। तो सिंपल रूल ये है यहाँ से कि लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स पे टैक्स आमतौर पे ज्यादा लगाया जाता है, मोर इलास्टिक प्रोडक्ट्स पे आमतौर पे टैक्स कम लगाया जाता है, ताकि लेस इलास्टिक प्रोडक्ट पे टैक्स जब लगता है तो उससे टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट को हो जाती है और डिमांड पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन मोर इलास्टिक प्रोडक्ट जो है उस पे टैक्स आमतौर पे कम लगाते हैं, क्योंकि अगर मोर इलास्टिक प्रोडक्ट पे आप टैक्स लगाएंगे उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी तो डिमांड ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन के हिसाब से कि अगर गवर्नमेंट का टारगेट हो कि टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना है तो हम किस प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगाएं, किस पे कम लगाएं, ताकि हमारी टैक्सेशन की कलेक्शन बेहतर हो जाए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट का टारगेट मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन मार्केट में प्रोडक्ट ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, इनमें से लेट अज्यूम सी प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है, बाकी दो बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ से भी अंदाजा लगाती है कि हम लग्जरी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाएं और नेसेसिटी पे भी। यानी लाजमी नहीं है कि हमेशा टैक्स की पॉलिसी बनाते हुए गवर्नमेंट सिर्फ यही जहन में रखेगी टैक्स कलेक्शन कितनी हो सकती है। गवर्नमेंट लग्जरी, नेसेसिटी और इन चीज़ों को भी माइंड में रखती है। देन नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर द मोनोपोलिस्ट या अगेन प्रोड्यूसर। खास तौर पे मोनोपोलिस्ट हम ऐसे प्रोड्यूसर को कहते हैं जिसका मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं है, यानी कि वो अकेला ही प्रोड्यूसर है जो मार्केट में वो प्रोडक्ट बेच रहा है। मसलन पाकिस्तान में मोनोपोली की बेस्ट एग्जांपल वापडा और रेलवे हैं, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें कोई कंपेटिटर आपके मुकाबले पे आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, आप ओनली सेलर हैं। तो आप ओनली सेलर हो फिर तो क्लियर सिचुएशन है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है, मैं फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो मेरे रेवेन्यू पे, कि हर महीने जो मैं रेवेन्यू मार्केट से कलेक्ट करता हूं उस पर क्या और कितना इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आप मोनोपोलिस्ट नहीं भी हैं, सिंपल प्रोड्यूसर हैं आप जैसे और भी प्रोड्यूसर हैं, तो भी आप इलास्टिसिटी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। मोनोपोलिस्ट के लिए जरा ज्यादा क्लियरेंस होती है कि उसका कंपेटिटर नहीं होता। ओके, देन हेल्प्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कहते हैं किसी भी कंट्री का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें पाकिस्तान हर साल जो है वो 300 बिलियन की प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करता है और इसके बदले में लेट अज्यूम, जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं, कि पाकिस्तान जो है वो 200 बिलियन की प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यानी अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सिचुएशन देखें तो 300 बिलियन कंट्री से आउटफ्लो करता है, -300 बिलियन 200 बिलियन कंट्री में इनफ्लो करता है। फाइनल रिजल्ट पाकिस्तान का हर साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट 100 बिलियन माइनस में आएगा, जिसे आप न्यूज में भी अक्सर सुनते हैं जी पाकिस्तान का तजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट, या पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट 100 बिलियन डेफिसिट में है, खसारे में है। यानी उतनी हमें बाहर से डॉलर्स की शक्ल में पेमेंट रिसीव नहीं होती जितनी हम हर साल पे करते हैं, तो बीओपी तो डेफिसिट में रहेगा आपका, हर साल ही पेमेंट्स ज्यादा हैं, रिसिप्ट्स कम हैं। तो इसको हल करने के लिए गवर्नमेंट इलास्टिसिटी के जरिए हेल्प लेती है कि एक्सपोर्ट्स होने वाली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इंपोर्ट्स की प्रोडक्ट्स पे हम कितना टैक्स लगाएं तो इंपोर्ट को कम किया जा सकता है, एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स पे कितना टैक्स हम कम करें, टैक्स रिड्यूस करें ताकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सके। तो अगर आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएं, फॉर एग्जांपल 300 से कम होकर 250 बिलियन पे आ जाएं और एक्सपोर्ट्स आपकी 200 बिलियन से इंक्रीज होकर 250 पे पहुंच जाएं, तो फाइनली टारगेट अचीव हो गया कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट था कि डॉलर्स की पेमेंट क्लियर करने के लिए आपके पास हर साल डॉलर्स नहीं होते, वो आपको उतने ही डॉलर रिसीव हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स के बदले में, उतने ही आपकी पेमेंट्स में चले जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, डेफिसिट से निकालने के लिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। ये क्योंकि मेनली तो ये बीओपी का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, तो
तो वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे, टेबल भी बनाएंगे, बाकी डिटेल भी, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट रिपीट भी होगा एक क्वेश्चन में, तो वहां भी इसकी डिस्कशन आ जाएगी इन डिटेल इलास्टिसिटी के लिहाज से। देन शिफ्ट ऑफ टैक्स बर्डन टू कंज्यूमर, मसलन फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, मार्केट में दोनों ही फिलहाल 100 रुपए के बिक रहे हैं इनिशियल प्राइस। गवर्नमेंट प्रोडक्ट ए पर भी लेट अज्यूम 10 रुपए टैक्स लगा देती है और प्रोडक्ट बी पर भी 10 रुपए टैक्स लगा देती है। सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, प्रोडक्ट ए की प्राइस भी 100 रुपया है, टैक्स भी गवर्नमेंट ने 10 रुपए लगाया है, प्रोडक्ट बी की प्राइस भी 100 है, गवर्नमेंट ने टैक्स भी 10 रुपए लगाया है। लेकिन हो सकता है कि इस टैक्स की वजह से प्रोडक्ट ए की फाइनल प्राइस मार्केट में 110 हो जाए और प्रोडक्ट बी की फाइनल प्राइस स्टिल 100 रुपया ही रहे, उसमें 1 रुपए का भी चेंज ना है। इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट ने तो दोनों पे टैक्स लगा दिया है, तो एक की प्राइस बढ़ गई है, एक की नहीं बढ़ी। एक्चुअली जो प्रोडक्ट ए है ये वेरी वेरी लेस इलास्टिक प्रोडक्ट है। लेस इलास्टिक का मतलब प्रोड्यूसर ये सोचता है कि जो गवर्नमेंट ने मुझ पे 10 रुपए टैक्स लगाया है, मैं ये सारा बर्डन ही शिफ्ट कर देता हूं कंज्यूमर पे, यानी कि मैं प्रोडक्ट ही 110 रुपए का बेचना शुरू कर देता हूं ताकि ये इजाफी 10 रुपए कंज्यूमर की पॉकेट से आए, मैं कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। इसको हम कहते हैं टैक्स का बर्डन शिफ्ट करना। तो जितना लेस इलास्टिक प्रोडक्ट होगा उतना ही टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट करना। और शिफ्टिंग का तरीका क्या है कि उस टैक्स को प्रोडक्ट की प्राइस में ही ऐड कर दिया जाएगा। यानी जब आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर लिखा होगा 100 रुपीज प्लस जीएसटी, फाइनल प्राइस क्या है जी इसकी 100 प्लस जीएसटी, तो 10 रुपए जनरल सेल टैक्स कंज्यूमर प्रोड्यूसर ने आप पर ही शिफ्ट कर दिया है। ऐसा करने में वो इसलिए कामयाब हुआ है कि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत लेस इलास्टिक है, यानी अगर इसकी प्राइस में 110 भी कर दूं तो भी इसकी डिमांड पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आना, मेरी तो सेल्स क्रिएट होती रहेंगी, तो ओके वेल एंड गुड, ये टैक्स का बर्डन कंज्यूमर खुद ही पे करे। ओके, लेकिन लेट अज्यूम दूसरा प्रोडक्ट जो है वो वेरी वेरी हाईली इलास्टिक है, प्राइस अगर 100 से 110 पे गई, 10% प्राइस बढ़ी तो डिमांड ने 25% कम हो जाना है। तो प्रोड्यूसर तो बेचारा परेशान है। प्रोड्यूसर कहता है मैं अगर सारे का सारा टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दूं, यानी मैं भी 100 प्लस जीएसटी लिख के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूं, तो मेरी प्रोडक्ट जो कि महीने में फॉर एग्जांपल जो है वो 5000 यूनिट बिकते हैं, तो उसकी तो डिमांड 25% कम हो गई, तो वो तो 4000 या 3000 यूनिट तक डिमांड आ जाएगी, तो मेरी तो प्रोडक्ट की सेल्स ही खत्म हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है, और मैं लेट अज्यूम हर प्रोडक्ट पे 20 या 25 रुपए मुनाफा कमा रहा हूं, तो इससे बेहतर है कि टैक्स का बर्डन खुद फेस कर लें, सेल्स को मेंटेन रखें, तो वो अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना शुरू कर देगा। यानी प्रोडक्ट की प्राइस 90 प्लस जीएसटी 90 जमा 10 लिखेगा। तो जितने कॉमन वर्डिंग क्या है या जनरल स्टेटमेंट क्या है, जितना लेस इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट होगा उतना ही टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट किया जा सकता है, जितना मोर इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट है उतना ही टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर को खुद फेस करना पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में हेल्प करता है कि गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाने जा रही है तो इसका कितना बर्डन कंज्यूमर पे आएगा, कितना प्रोड्यूसर पे, इन बिटवीन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, मैक्सिमम ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखें हमने कॉन्सेप्ट 2-3 दिन पहले शुरू किया था कि मेनली 3 बड़ी टाइप्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी किसी प्रोडक्ट की अपनी प्राइस की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है। कम रिस्पॉन्ड करती है तो हम उसे लेस इलास्टिक कहते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है तो हम उसे मोर इलास्टिक कहते हैं। फिर हमने उसकी कैलकुलेशन के 3 अलग अलग मेथड भी कर लिए, तीनों ही प्राइस इलास्टिसिटी के थे। अब हम 2 अगली टाइप्स करने जा रहे हैं। एक को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी अगर कंज्यूमर्स की इनकम चेंज हो। अब हम प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट कल भी 100 रुपए का बिक रहा था, आज भी 100 का है, अगले महीने भी 100 का रहेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर्स का इनकम लेवल बढ़ जाए, लोग अमीर हो जाएं, रिच हो जाएं, या कंज्यूमर का इनकम लेवल कम हो जाए, तो इन दोनों का डिमांड पे क्या इफेक्ट आ सकता है, किस किस्म की डिमांड पे इफेक्ट आता है, किस पे नहीं आता है। इनकम बढ़ने की, कम होने की वजूहत कई हो सकती है। मसलन कोरोना लाइक सिचुएशन है, फैक्ट्रियां कारोबार बंद हो गए हैं जी, तो दिहाड़ीदार या डेली वेजेस, सैलरीड पर्सन
कारोबार, लोगों की इनकम कम हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट इनकम टैक्स को चेंज कर देती है कि इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया तो लोगों का इनकम लेवल चेंज हो सकता है, और फैक्टर हो सकते हैं। तो इनकम किस तरह से किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है, या इनकम के लिहाज से प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी की टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंटली समझ लें कि अगेन ये क्वेश्चन दो तरह का है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए तो ये नॉर्मली 5 नंबर का ही होता है, न्यूमेरिकल भी 4 से 5 नंबर का ही होता है। फर्क क्या है? एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वो आपको कहता है व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर दें, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दें। तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक बुक वाली एग्जांपल फॉलो करें, उस पैटर्न को, फार्मूला लिखें, डेफिनेशन लिखें, उसको एक्सप्लेन करें, फार्मूले को एक्सप्लेन करें और एग्जांपल्स कोट करें। अभी हम करेंगे, तो इस तरह से आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दें। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो आपसे थ्योरेटिकल ना डेफिनेशन पूछ रहा है, ना कॉन्सेप्ट, ना फार्मूला, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देता है। मसलन वो कहता है जी फॉर एग्जांपल पर्सन एज इनकम इज 10,000 रुपी, पर्सन ए की इनकम जो है वो 10,000 रुपी है, एंड ही इज परचेजिंग 100 यूनिट्स ऑफ अल्फा प्रोडक्ट। पर्सन ए की इनकम जो है वो 1000 या 10,000 रुपी है, और वो फ्ला प्रोडक्ट के, अल्फा प्रोडक्ट के 100 यूनिट मंथली खरीदता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू 12,000, अगर उसकी इनकम 10 से 12,000 पे चली जाए, ही विल परचेज फॉर एग्जाम्पल 200 यूनिट या 50 यूनिट ऑफ, तो यानी उसने दो इनकम के लेवल दे दिए, ओल्ड इनकम, न्यू इनकम, दो क्वांटिटीज दे दी कि पुरानी इनकम पे कितनी डिमांड थी, न्यू इनकम पे कितनी डिमांड है, एंड ही सेज दैट कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी। तो आपने ना डिफाइन करना है, ना फार्मूलाज एक्सप्लेन करने हैं, ना एक्सप्लेनेशंस देनी है, आपने फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है और उस कैलकुलेशन को इंटरप्रेट करना है। तो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरेटिकल भी। अच्छा, ये तो था कि क्वेश्चन कितनी तरह का आता है पेपर में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लें, देखिए आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन इकट्ठी है, कंबाइंड है। यानी हम इनकम इलास्टिसिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फार्मूला आ रहा है, फिर उसमें दो टाइप्स हैं और उसमें एग्जाम्पल कोट करके न्यूमेरिकल भी साथ ही सॉल्व कर दिया गया है। तो ये बात क्लियरली नोट कर लें बच्चे, अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर का होता है। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व नहीं करनी होती, यानी न्यूमेरिकल एग्जांपल का टेबल भी नहीं बनाना, उसकी वैल्यूज फार्मूला में पुट करके कैलकुलेट भी नहीं करनी और उस कैलकुलेशन को इंटरप्रेट भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूला टाइप एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना। इसी तरह दूसरी टाइप में बाज़ औक़ात स्टूडेंट गलती करता है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बुक वाला न्यूमेरिकल या अपनी मर्जी से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके शो करना शुरू करे, वो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप उसको गिवन टाइम में, यानी जितना उस 5 नंबर के लिए टाइम आपको लगाना चाहिए था, आप उसमें पूरा ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व नहीं की जाती, ना उसको इंटरप्रेट किया जाता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल से पीछे तक उसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ, वो न्यूमेरिकल दे दे तो ठीक है, फिर आप न्यूमेरिकल के तरीके से सॉल्व कर दें, फिर बाकी एक्सप्लेनेशन छोड़ दें। ओके जी, देन थ्योरेटिकल पैटर्न जो आपका आंसर का होता है, नंबर 1 आप इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब देखें, हमने प्राइस की जगह पे वर्ड इनकम लिख दिया है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या कंज्यूमर की इनकम कम होती है, तो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड को किस डायरेक्शन में चेंज करता है। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला इसका क्या है? 100% आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला है, लेकिन फर्क क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम आर्क मेथड लगाते थे तो डिनोमिनेटर में प्राइस का परसेंटेज चेंज होता था। इनकम इलास्टिसिटी में डिनोमिनेटर में जो है वो इनकम का परसेंटेज चेंज होगा। इसमें प्राइस की तरह से 3-4 मेथड नहीं है कि एक्सपेंडिचर मेथड अलग है जी, फार्मूला मेथड में भी 2 फार्मूले हैं या ज्योमेट्रिक मेथड है। इनकम इलास्टिसिटी में सिर्फ एक ही मेथड है, फार्मूला मेथड, और फार्मूला भी सिर्फ आर्क वाला यूज होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। ओके, जनरल सिचुएशन YED,
वाई का जो एब्रीवेशन है ये इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए यूज होता है। हालांकि इनकम जो है वो आई से शुरू होता है वर्ड, लेकिन हम इसे इनकम को जो है इनकम का वर्ड आई से है, लेकिन हम आई को यहाँ पे एब्रीवेशन में नहीं लेते, क्योंकि आई का एब्रीवेशन इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स है। जहां पर जाके हम इन्वेस्टमेंट का वेरिएबल यूज करेंगे तो वहां पर आई यूज होगा, तो इसलिए इनकम जो है हमेशा वाई से शो की जाती है इकोनॉमिक्स में। तो वाई ई डी मीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के किसी कंज्यूमर की इनकम को लेकर डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है। तो फार्मूला जनरली वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखिए मैंने आपको जो पहला चैप्टर था मैथमेटिक्स वाला, जो हेल्पिंग हमने लेक्चर किया था, उसमें आपको बताया था कि हमेशा कॉज डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। कॉज देखिए, अब कॉज या रीजन क्या है, इनकम का चेंज होना, कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट किस पे आना है, वो ऊपर है, तो कॉज डिनोमिनेटर में आती है और जो उसका इफेक्ट है वो न्यूमरेटर में ऊपर आता है। तो कॉज चेंज इन इनकम है और इफेक्ट चेंज इन क्वांटिटी है। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे होगी, ये जो आर्क फार्मूला है। परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इस फार्मूले से। यानी अगर वो आपको न्यूमेरिकल देता है कि पर्सन ए की इनिशियल इनकम 10,000 थी और कंज्यूमर इसके 100 यूनिट डिमांड कर रहा था, तो ये आपका Y1 है, ये आपका Q1 है। जब कंज्यूमर की इनकम 12,000 पे चली गई, इनकम इंक्रीज हो गई और कंज्यूमर ने 100 की बजाय फॉर एग्जांपल 50 यूनिट खरीदने शुरू कर दिए, तो ये आपका Y2 है 12,000 और ये आपका Q2 है 50। तो सिंपली हम Q1 और Q2 की वैल्यूज ऊपर पुट कर देंगे और Y1 और Y2 की वैल्यूज फार्मूले में नीचे पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 ऑप्शन, in case of normal goods income elasticity is always positive। जब हम किसी नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन यहां पे समझ लें, प्लस में फॉर एग्जांपल 0.5 भी आंसर हो सकता है, ये भी प्लस का ही नंबर है। 1.5 भी आंसर हो सकता है, ये भी प्लस का ही नंबर है। एग्जैक्टली 1.00 भी आंसर हो सकता है, ये भी प्लस में ही है। यानी आंसर आएगा प्लस में, लेकिन नंबर एक से छोटा भी हो सकता है, लेस इलास्टिक प्रोडक्ट है, एक से बड़ा भी हो सकता है, मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है, और एग्जैक्टली आंसर एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यूनिट इलास्टिक। अलग अलग बात को समझें अच्छे तरीके से। नॉर्मल गुड्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अगर एक से छोटा नंबर होगा 0.2 तो लेस इलास्टिक, पॉजिटिव एग्जैक्टली एक होगा तो यूनिट इलास्टिक, और पॉजिटिव नंबर है लेकिन एक से बड़ा नंबर होगा तो दैट इज मोर इलास्टिक प्रोडक्ट, यानी इनकम की चेंज को कितना रिस्पॉन्ड करती है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या आप इनकम की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर का हमने लफ्जी तर्जमा किया था लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। यानी कि आप इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आएगा -0.2, -1.0, -3.9। नंबर एक से छोटा है, एक है या एक से बड़ा है, लेकिन हर नंबर के साथ माइनस का साइन लाजमी आ रहा है। तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड में उलट रिश्ता है। यानी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। कंज्यूमर पहले से रिच हो गया है, अमीर हो गया है, और कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को खरीदना पहले से भी थोड़ा कर दिया है, खरीदना छोड़ दिया है या कम कर दिया है। तो ऐसी प्रोडक्ट का आंसर हमेशा माइनस में होगा। अब ये अलग से है कि माइनस के साथ नंबर किस पावर का है, यानी कि लेस इलास्टिक है, मोर है या यूनिट है। तो यहाँ पे ये क्लियरली नोट कर लें बच्चे, ये बहुत स्टूडेंट्स की गलती होती है, इसको अच्छे तरीके से नोट करें कि इलास्टिसिटी का जो आंसर आता है उसमें दो बातें होती हैं, एक उसका साइन होता है माइनस या प्लस, और एक उसका नंबर होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी में साइन ये बताता है प्रोडक्ट की टाइप क्या है। अगर साइन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नॉर्मल गुड है, और अगर साइन नेगेटिव है तो प्रोडक्ट इंफीरियर गुड है।
अब नॉर्मल गुड भी लेस यूनिट या मोर इलास्टिक हो सकता है और इंफीरियर गुड भी लेस यूनिट या मोर इलास्टिक हो सकता है। अब जब वो आपको न्यूमेरिकल देगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल की कि लेट अज्यूम वो कहता है पर्सन ए इज इनकम 10,000 एंड ही इज परचेजिंग 100 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, या आप बुक वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं। और अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल बढ़ता है तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो आपको नंबर वन उस क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी समझ आ जाना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपके सामने लिख रहा हूं, लेट अज्यूम कंज्यूमर की Y1 इनकम है 20,000 रुपए और कंज्यूमर कोई एक प्रोडक्ट है, लेट अज्यूम उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर रोजाना 5 यूनिट खरीदता है। कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, कंज्यूमर की इनकम 20,000 से बढ़ के 30,000 पे चली गई और कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के अब 5 की बजाय 4 यूनिट खरीदता है। एक तो आपको इस न्यूमेरिकल से ही समझ आ जानी चाहिए। देखें कंज्यूमर की इनकम 20 से 30 पे गई है और कंज्यूमर ने 5 की बजाय 4 खरीदने शुरू कर दिए हैं, तो यहां से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका आंसर माइनस में आएगा और ये इंफीरियर गुड है। अगर नहीं आ रहा माइनस में तो आप गलत कैलकुलेट कर ले हैं, कोई कैलकुलेशन में गलती है। ओके, रिवर्स एग्जांपल, इनकम 20 से 30 पे गई है और कंज्यूमर ने 5 से डिमांड बढ़ा के फॉर एग्जांपल 10 यूनिट कर दी है। अब यहां से आपको इस स्टेटमेंट से ही समझ आ जाना चाहिए कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, कंज्यूमर ने डिमांड भी इंक्रीज ही की है, तो ये नॉर्मल गुड है। कैसे पता चल रहा है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, कंज्यूमर ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है, तो आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। इनकम और डिमांड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस में या माइनस में एक ही डायरेक्शन है। तो इसलिए ये आपने बच्चे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंटली जहन में रखना है। अच्छा, अब ये 4 बातें नोट कर लें कि अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें 4 बातें जो एक्सप्लेन करना जरूरी है। स्लाइड फॉर्मेट की तरह आपने एक एक लाइन में नहीं लिख देना, बुक फॉर्मेट की तरह आपने एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना और ये दोनों गुड्स नॉर्मल और इंफीरियर गुड, इन दोनों को एक्सप्लेन करना विदाउट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल टेबल वगैरह सॉल्व नहीं करना आप, या फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिंपल एग्जांपल दे के स्टेटमेंट में एग्जांपल लिख दें या चलें इजी करने के लिए छोटा सा टेबल बना दें, लेकिन उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना, कैलकुलेट करना, ये शामिल नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो आप नॉर्मल गुड की एग्जांपल कोट करके उसको एक्सप्लेन कर दें 3 से 4 लाइनों में, दैट्स इट। इसी तरह इंफीरियर गुड की एग्जांपल उसको एक्सप्लेन कर दें 3-4 लाइनों में, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिर आप ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते, आप सिर्फ वैल्यूज उसने जो पेपर में दी होती हैं वो उठाते हैं, फार्मूले में फिट करते हैं और उस आंसर को इंटरप्रेट करते हैं। मसलन आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की और आपकी इलास्टिसिटी का आंसर आ गया जी -3.5, तो आप इसको इंटरप्रेट करेंगे 2 लाइनों में, बिकॉज द साइन ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, इट मींस दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर प्रोडक्ट, बिकॉज when income of person increases the demand for inferior good decreases, तो साइन माइनस है। दूसरी चीज जो आपने इंटरप्रेट करनी है वो है इसका नंबर, द नंबर ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए दिस प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक प्रोडक्ट। यानी जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो इसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड यानी डिमांड बढ़ाने में भी हो सकता है, कम होने में भी, लेकिन 3.5 का मतलब है 3.5 गुना इफेक्ट आएगा। कंज्यूमर की इनकम अगर 10% बढ़ेगी तो 35% डिमांड पे इफेक्ट आ जाएगा। अब अगर 10% इनकम बढ़ी है तो 35% डिमांड बढ़ जाएगी, 10% इनकम अगर कम हुई है तो 35% डिमांड कम भी हो जाएगी। जाना तो उसने नॉर्मल गुड ने सेम डायरेक्शन में है, इनकम बढ़ा दें डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कर दें डिमांड कम हो जाएगी। जी, अब आप में से बच्चे किसी की कंफ्यूजन है इसमें तो रेज हैंड करके पूछ लें, देन हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम इसमें कुछ चीज समझ ना आ रही हो? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन पेपर के लिहाज से समझ लें कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इनकम इलास्टिसिटी की तरह, यानी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं।
5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है 5 नंबर का ही, 4-5 नंबर का ही न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बिल्कुल सेम पैटर्न है कि थ्योरेटिकली आपने एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेशन, फॉर्मूला और जो 2 टाइप्स आएंगी वो एक्सप्लेन करनी है, जैसे बुक में एक्सप्लेन की गई है इन डिटेल, स्लाइड की तरह नहीं कि आप एक लाइन लिख देंगे और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और या फिर आपको न्यूमेरिकल दे देता है वो, तो आपने उसको सॉल्व करना है और आंसर को इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है आंसर को। ओके जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है? डिफाइन, डेफिनेशन, it is the degree of responsiveness of quantity demand of good A due to change in price of good B। हम प्रोडक्ट ए की डिमांड पे इफेक्ट देखना चाहते हैं और इफेक्ट किस चीज का देखना चाहते हैं? प्रोडक्ट बी की प्राइस का, या आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि हम प्रोडक्ट बी की डिमांड पे इफेक्ट देखना चाहते हैं प्रोडक्ट ए की प्राइस का। सिंपल वर्ड में क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है एक प्रोडक्ट की प्राइस का दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट देखना। यानी प्राइस जो है किसी और प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, प्रोडक्ट ए की, तो बी की डिमांड इसकी वजह से चेंज हो सकती है या नहीं, या बी की प्राइस चेंज हो रही है तो ए की चेंज हो सकती है या नहीं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब, इसीलिए वर्ड क्रॉस यूज किया जा रहा है कि क्रॉस इफेक्ट है, प्राइस किसी और प्रोडक्ट की चेंज होगी, डिमांड किसी और की चेक की जा रही है। ओके, फॉर्मूला के सेंस में हम इसको किस तरह से लिखते हैं? अगेन बिल्कुल आर्क इलास्टिसिटी वाला फार्मूला है, कोई इसमें फर्क नहीं है। एक्स ई डी, एक्स डिनोट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी, ए और बी हम सिर्फ लिख देते हैं हाईलाइट करने के लिए प्रोडक्ट को। हो सकता है वो आपको एग्जांपल में अल्फा बीटा दे दे तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा का साइन यूज कर लें। ये वो आपको एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट दे दे तो आप यहाँ पे एक्स और वाई लिख लें। तो एक्स ई डी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। प्रोडक्ट बी की प्राइस कॉज है, वजह है, उसका इंपैक्ट चेक करना है प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी पे। ओके, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, Q2 माइनस Q1, फर्क सिर्फ क्या है, हमने तमाम क्वांटिटीज के साथ ए लिख दिया है, आर्क फार्मूला ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, और तमाम प्राइसेस के साथ हमने हाईलाइट करने के लिए बी लिख दिया है। अदरवाइज एग्जैक्टली वही फार्मूला है, Q2 माइनस Q1, और इसको हमने एवरेज से डिवाइड किया हुआ है, Q1 प्लस Q2 की एवरेज से। इसी तरह से आपका डिनोमिनेटर है प्राइस वाला। तो फार्मूला जो है वो बिल्कुल आर्क इलास्टिसिटी वाला ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि तमाम क्वांटिटीज के साथ ए मेंशन कर दिया गया है और तमाम प्राइसेस के साथ बी मेंशन कर दिया गया है, ताकि ये याद रहे या आपको क्लियर रहे कि हम प्रोडक्ट बी की प्राइस का ए पे, या रिवर्स भी हो सकता है कि आप तमाम प्राइसेस के साथ ए लिख दें और ऊपर बी लिख दें, लेकिन फिर आपने फार्मूले में जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन करना है। देखें ऊपर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ गुड बी, तो प्राइस ऑफ गुड बी ही होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ गुड ए लिखा हुआ है तो क्वांटिटी के साथ ए ही आना चाहिए। ये ना हो कि आप ऊपर डेफिनेशन में क्वांटिटी बी की लिख रहे हो और नीचे जाके उसके साथ प्राइस के साथ बी लिखना शुरू कर दें। तो अगर क्वांटिटी ए की है तो फार्मूले में भी आप क्वांटिटी के साथ ही ए लिखेंगे, प्राइस बी की है तो फार्मूले में भी प्राइस के साथ ही आप बी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन पॉसिबिलिटी, if goods are substitute then क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये दोनों प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, मसलन प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक, आप इनका रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि पेप्सी की प्राइस चेंज होगी तो कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। तो वी आर सेइंग कि जब आप दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही प्लस में आएगा। मसलन 0.5 प्लस का है, 1.0 प्लस का है, 3.5 प्लस का, आंसर प्लस में आना है। ओके, प्लस आंसर का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, या सादे लफ्जों में जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कोक की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। पेप्सी की प्राइस बढ़ती है, पेप्सी महंगी होती है, तो नतीजा क्या निकलता है, लोग पेप्सी की डिमांड कम करके कोक खरीदना शुरू कर देते हैं, तो कोक की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो पेप्सी की प्राइस बढ़ी, कोक की डिमांड बढ़ गई, या रिवर्स कर लें,
पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो लोग कोक छोड़ के पेप्सी की तरफ कुछ ना कुछ आ गए, तो पेप्सी की प्राइस कम होने से कोक की डिमांड भी कम हो गई, डायरेक्शन तो फिर भी सेम ही है। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो आपका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, प्लस का नंबर होगा। अब लेस इलास्टिक है तो हम कहेंगे पेप्सी की डिमांड प्राइस कोक को बहुत कम इफेक्ट करती है। यूनिट इलास्टिक है तो हम कहेंगे पेप्सी की प्राइस इक्वली इफेक्ट करती है। और अगर मोर इलास्टिक है तो हम कहेंगे पेप्सी की प्राइस कोक की डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यानी नंबर ने स्ट्रेंथ बतानी है, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है या यूनिट है, और जो साइन है उसने गुड की टाइप बतानी है कि इन दोनों गुड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स देन XED, क्रॉस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट हों, मसलन ऊपर है लेट अज्यूम कार की प्राइस और कार की डिमांड और नीचे है पेट्रोल की प्राइस, या आप इवन रिवर्स भी कर सकते हैं कि लेट अज्यूम ऊपर है पेट्रोल की डेली डिमांड, पेट्रोल की कितनी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, और नीचे है कार की प्राइस। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट गुड है। कॉम्प्लीमेंट गुड की हमने डेफिनेशन की थी, दो ऐसे प्रोडक्ट जो जॉइंटली यूज होते हैं, यानी उन्होंने इकट्ठे इस्तेमाल होना है, कार पेट्रोल के बगैर, पेट्रोल कार के बगैर यूज नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। माइनस का 0.5 भी आ सकता है। 0.5 का आने का मतलब यानी 1 से छोटे नंबर का मतलब कि कार की प्राइस पेट्रोल की डिमांड पे बहुत कम इफेक्ट करती है, करती जरूर है लेकिन बहुत कम करती है। माइनस का 1.00 भी आ सकता है। माइनस का फॉर एग्जांपल 2.1 भी आ सकता है, 2.0 कर लें, 1 से बड़ा नंबर, तो माइनस में लाजमी आएगा। यानी कि कार की प्राइस का बढ़ना हमेशा पेट्रोल की डिमांड को कम करेगा। अब ये अलग बात है कि कार की प्राइस का बढ़ना बहुत कम इफेक्ट करता है तो लेस इलास्टिक, इक्वली इफेक्ट करता है तो यूनिट इलास्टिक, ज्यादा इफेक्ट करता है तो मोर इलास्टिक नंबर होगा। लेकिन ये क्लियर है कि इसका साइन हमेशा माइनस में ही होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंटली बात नोट कर लें, ये तो था आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चार चीजें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो आपने एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशन और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, फॉर्मूला लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्मूला और उसको एक्सप्लेन करना, दोनों टाइप्स सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों गुड की 4-5 लाइनों में एक्सप्लेनेशन करना। यह है थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर का। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो आपको न्यूमेरिकल दे देता है, स्टेटमेंट लिखी हुई है टुडे प्राइस ऑफ अल्फा प्रोडक्ट, यानी वो रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता है, हाइपोथेटिकल फर्जी भी दे सकता है। लेट अज्यूम स्टेटमेंट लिखी हुई है प्राइस ऑफ अल्फा प्रोडक्ट इज RS100, अल्फा प्रोडक्ट की प्राइस जो है इस वक्त 100 रुपए है, एंड कंज्यूमर इज परचेजिंग 10 यूनिट्स ऑफ बीटा। कंज्यूमर प्राइस ऑफ अल्फा, क्वांटिटी ऑफ बीटा, प्राइस ऑफ अल्फा 100 रुपए है और कंज्यूमर बीटा के 10 यूनिट खरीदता है। ओके, इफ प्राइस ऑफ अल्फा इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 110 एंड डिमांड फॉर बीटा, अब वो यहां पे इंक्रीज भी लिख सकता है, डिक्रीज भी लिख सकता है। वो कहता है जी प्राइस ऑफ अल्फा इंक्रीज हुई है और बीटा की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, 10 यूनिट से बढ़ के लेट अज्यूम 12 यूनिट पे आ गई है। प्राइस ऑफ अल्फा इंक्रीज हुई थी और दूसरी तरफ बीटा की डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब देखें, इसको हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास दो प्राइसेस आ गई, ये हमारे पास पहली प्राइस 1 हो गई, ये 2 हो गई, P1 P2 पुट कर दें प्राइसेस की जगह पे। क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, ये 1 क्वांटिटी 10 है, सेकंड क्वांटिटी 12 है, वैल्यूज पुट करें, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर प्राइस इंक्रीज हुई है और डिमांड भी इंक्रीज हुई है तो आपके पास ऊपर वाला चेंज भी पॉजिटिव होगा, क्वांटिटी का डिनोमिनेटर का चेंज भी पॉजिटिव होगा, यानी फाइनल आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आना है। पॉजिटिव आंसर को हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, मसलन आपने कैलकुलेशन की और आंसर आ गया जी, इस एग्जांपल के मुताबिक आंसर आएगा आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 1। आप इसको इंटरप्रेट करेंगे बिकॉज द साइन ऑफ इलास्टिसिटी इज प्लस या पॉजिटिव, दैट्स व्हाई अल्फा एंड बीटा आर सब्स्टिट्यूट गुड्स।
क्योंकि साइन ऑफ इलास्टिसिटी जो हमने कैलकुलेट किया है वो प्लस है, तो अल्फा और बीटा हमें तो नहीं पता ना, अल्फा बीटा तो फर्जी नाम है, तो अल्फा एंड बीटा आमतौर पे फर्जी नाम इसलिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि स्टूडेंट प्रोडक्ट को देख के ही अंदाजा ना लगा ले। मतलब वो पेप्सी और कोक लिखेंगे तो वो तो पता ही है सब्स्टिट्यूट है, कार एंड पेट्रोल लिखेंगे तो वो तो अंडरस्टूड है कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है, तो वो फर्जी नाम लिख दे, अल्फा बीटा कोई भी वो लफ्ज कह देते हैं। प्रोडक्ट क्रॉप ए क्रॉप बी, एक फसल ए है एक बी है तो गुड ए गुड बी लिख देते हैं। ओके, तो अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव है तो यू विल से बिकॉज द आंसर द साइन ऑफ द आंसर इज प्लस, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज गुड्स अल्फा एंड बीटा आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दोनों एक दूसरे का मुतबादल प्रोडक्ट हैं, इसलिए जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, या इनकी इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो प्लस में है। और वन को आप अलहदा से इंटरप्रेट करेंगे कि the magnitude of the elasticity is equal to 1, it means both of the products are unit elastic, यानी कि अगर आप अल्फा की प्राइस 10% बढ़ाएंगे बीटा की डिमांड भी 10% बढ़ जाएगी, अगर आप अल्फा की प्राइस 25% बढ़ाएंगे बीटा की डिमांड भी 25%, तो यूनिट इलास्टिसिटी को आप इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। और अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव है, माइनस में है, मसलन आपका आंसर आप कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ जाता है -0.5, तो यू विल से बिकॉज द साइन ऑफ द आंसर इज माइनस, इट मींस बोथ द प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट। अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के दोनों ज्वाइंटली ही यूज होते हैं। ओके, स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप की? बोथ प्रोडक्ट्स आर लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स बिकॉज द आंसर इज लेस देन 1, 0.5 है, यानी कि 0.5 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर प्राइस ऑफ अल्फा 10% बढ़ती है तो डिमांड फॉर बीटा सिर्फ 5% कम होगी। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड ने कम होना है, लेकिन कितनी कम होगी? 0.5 का मतलब है आधा इंपैक्ट आएगा। 10% प्राइस बढ़ी है तो डिमांड 5% कम होगी, 50% प्राइस बढ़ी है तो डिमांड 25% कम होगी। 0.5 का मतलब इंटरप्रिटेशन जी। अब बच्चे इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी किसी भी किस्म का आपका डाउट है, कोई पॉइंट कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई भी इशू है तो बताएं, शाबाश, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। एनी क्वेश्चन? जी दानियाल, क्या क्वेश्चन है बच्चे आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल दिया आपने कार और सर फ्यूल की, सर इसकी समझ नहीं लगी। देखें, आप सिंपली ये समझें कि अगर कार की प्राइस इंक्रीज होगी, यानी एक गाड़ी कल तक 15 लाख रुपए की बिक रही थी, अब गाड़ी की कीमत हो गई है जी 20 लाख, तो गाड़ियां महंगी होने की वजह से, कार की प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड आपके ख्याल में बढ़ेगी या कम होगी? सर रिपीट करें, एक रिपीट। कार की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी। कार महंगी हो गई है तो साफ जाहिर है कार लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी, कार का इस्तेमाल कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब कार की प्राइस बढ़ी है यानी प्राइस में पॉजिटिव चेंज है, और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिमांड कम हुई है, इसमें नेगेटिव चेंज है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी का चेंज नेगेटिव होगा, यानी ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा, और प्राइस का चेंज पॉजिटिव है, नीचे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर को जब आप पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, आंसर कोई भी आ जाए, माइनस का एक से छोटा नंबर हो, एक हो, एक से बड़ा नंबर हो, लेकिन ये तो क्लियर है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो आपका नेगेटिव में ही आएगा ना, माइनस में आना है। तो इसलिए जब भी हम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें और आंसर माइनस में आए तो इट मीन के ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है। जी एनी अदर क्वेश्चन? कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं बच्चे, शाबाश। जी ऑन, आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रियल लाइफ में जो यूनिट इलास्टिसिटी है ये होती है कि बिल्कुल एक चीज का इफेक्ट दूसरी के बिल्कुल सेम हो? ये देखिए, मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में भी बताया था, जहां बिल्कुल हमने डिमांड का भी टॉपिक शुरू ही किया था और केसेस और रेंज की बात हम कर रहे थे, तो वहां मैंने सर आपको वो तो बताया था। हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी ना? नहीं, मैंने आपको वहां पे बताया था कि इन रियलिटी यूनिट इलास्टिक पिन पॉइंटेडली कोट करना बहुत मुश्किल है। मतलब हम बाकी चारों एग्जांपल कोट कर सकते हैं,
हम परफेक्टली इन इलास्टिक बता सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जी। लेस इलास्टिक बता सकते हैं नेसेसिटीज होती हैं, आटा चीनी वगैरह, ये नेसेसिटीज हैं जी, ये लेस इलास्टिक होती हैं। हम मोर इलास्टिक बता सकते हैं लग्जरी, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, एयर कंडीशनर्स, ये मोर इलास्टिक होते हैं जी। हम परफेक्टली इलास्टिक भी बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट होते हैं। हम यूनिट इलास्टिक को एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प लेते हैं कि नेसेसिटी और लग्जरी के दरमियान कोई ऐसा प्रोडक्ट, यानी आज से 5-10 साल पहले जो प्रोडक्ट लग्जरी समझा जाता था, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आज से 5-10 साल पहले ये कॉमन टच पैड मोबाइल जो है, यानी कि बटनों वाला मोबाइल जो है, इसको हम लग्जरी समझते थे, रेयरली लोगों के पास होता था। आजकल तो ये बेसिक नेसेसिटी बन गया है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आप इसी तरह साइकिल की एग्जांपल ले सकते हैं कि आज से 15-10 साल पहले साइकिल शायद लग्जरी हो या मोटरसाइकिल लग्जरी हो, अब नेसेसिटी बनता जा रहा है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले किसी जमाने में किसी टाइम पीरियड पे 2-4 साल 5 साल पहले लग्जरी समझा जाता था, आजकल वो बेसिक नेसेसिटी बन गया है। वो महंगा है या सस्ता है इस पे आपने नहीं जाना। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो यूनिट के करीब तरीन होता है, क्योंकि पहले वो मोर था, यूनिट से ऊपर था, अब वो लेस देन यूनिट की तरफ जा रहा है, तो वो कहीं 1 के करीब होगा। अदरवाइज हम पिन पॉइंटेड एग्जांपल के जी फलां प्रोडक्ट हमेशा यूनिट ही होती है ऐसे कोट नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू। ओके जी, अरबाज आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट वाले में इन्होंने इकट्ठे इस्तेमाल होना है, ये वो प्रोडक्ट होती हैं इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। सर आप जो पीछे पड़ा है सब्स्टिट्यूट, इसमें अपोजिट इस्तेमाल होती है, मुखालिफ? हाँ, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल, यानी कंज्यूमर जब मार्केट जाता है तो वो कहता है जी मैं ए खरीद लूं या बी खरीद लूं। मसलन होंडा कंपनी की 70 सीसी बाइक है, सुजुकी कंपनी की है, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है मुतबादल के तौर पे, या वो ए खरीदेगा या बी। इसी तरह से हमने पेप्सी एंड कोक का, आप मार्केट गए हैं जी मैं जूस खरीद लाऊं, ड्रिंक खरीद लाऊं, तो मार्केट में ऑप्शन है कोक खरीद लें, पेप्सी खरीद लें, नेस्ले का जूस खरीद लें। तो जो मुतबादल प्रोडक्ट्स होते हैं, मिलते जुलते प्रोडक्ट, जिनमें से कंज्यूमर को ये एक सिलेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। और जो ऐसा प्रोडक्ट है कि कंज्यूमर एक खरीदेगा तो दूसरा भी खरीदेगा, या एक कम खरीदेगा तो दूसरा भी कम खरीदेगा। मसलन अगर मार्केट में रैकेट्स की डिमांड बढ़ जाए तो शटल्स की डिमांड भी बढ़ेगी ना, रैकेट का शटल के बगैर तो कोई काम ही नहीं है। या बैट्स की डिमांड बढ़ेगी तो बॉल्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की, क्योंकि कार खरीद ली है लोगों ने, तो ये तो नहीं है पेट्रोल की डिमांड ना बढ़े। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कंज्यूमर एक खरीदेगा तो दूसरे को भी खरीदेगा, या एक की डिमांड कम करेगा तो दूसरे की भी कम कर देगा। जॉइंट डिमांड वाले गुड्स को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, अल्टरनेटिव, मुतबादल या सब्स्टिट्यूट डिमांड वाले गुड्स को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। थैंक यू सर। ओके जी, देन ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, यहाँ पर हम आज की डिस्कशन जो है वो क्लोज कर लेते हैं। कोई आपका और क्वेश्चन है तो आप बताएंगे, इंशाल्लाह फिर हम कल शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, यानी कि ये 2-4-5 मिनट में तो कंक्लूड नहीं होना, तो कल इंशाल्लाह हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। आपको कोई फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? बच्चे मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, आपको अब तक अंदाजा भी हो गया होगा कि कभी भी कैसा भी वेरी बेसिक क्वेश्चन हो, रॉन्गली पूछा जा रहा हो, कैसे भी हो, देखिए क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट ना किया करें। आप पूछेंगे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जी, आप आगे एक सेकंड मैं ये अपनी बात कंप्लीट करूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। तो क्वेश्चन बच्चे लाजमी पूछा करें। कभी भी आपने कम से कम मेरी क्लास में ये नहीं सोचना, आप अभी तो खैर वैसे ही ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो मसला नहीं है, फिजिकल क्लास में भी हो तो आपने मेरी क्लास में नहीं सोचना कि यार मैं ये बात पूछ लूं तो पता नहीं सर क्या कहेंगे, या पता नहीं मेरे साथ के दोस्त हंसेंगे, इसे ये नहीं समझे। कोई ऐसी बात नहीं बच्चे, क्लास का पर्पज ये है, आपको कोई डाउट है, कोई छोटी से छोटी बात है नहीं समझ आ रही, पूछेंगे तो क्लियर होगी ना। देखिए 2 बातें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी सब्जेक्ट पास करने में और कॉन्सेप्ट्स को समझने में। नंबर 1, लेक्चर अटेंड करना और उसको रीड करना। आप लेक्चर अटेंड नहीं करते, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, देख लूंगा, नहीं समझ आनी, जो मर्जी कर लें। आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, उसको बाद में रीड नहीं करते, उसी दिन मैं हफ्ते के एंड पे देखूंगा, फिर आपको समझ नहीं आनी। अब 7 दिन बाद आपको क्या एग्जाम्पल और वर्डिंग याद रहेंगी कि क्या बात हुई थी क्लास में। तो इसलिए लेक्चर अटेंड करना और उसको रीड करना डेली, ये नंबर 1 है। 50% आपकी प्रेपरेशन, कॉन्सेप्ट और ये बातें इस पर डिपेंड करती हैं। बाकी आप कह लें 50% आपकी क्वेश्चनिंग पे है कि आपने लेक्चर भी सुना, आपने बुक भी रीड की, स्टिल उसमें एक लाइन है, एक वर्डिंग है, एक कॉन्सेप्ट है या पॉइंट फार्मूला समझ नहीं आई, अंडरलाइन कर लें। अगले दिन क्लास शुरू होती है, मेरी पहली वर्डिंग ये होती है कि बच्चे को कल के लेक्चर का क्वेश्चन है तो बताएं।
तो उसी वक्त आप पूछेंगे सर ये नहीं समझ आया, ये लाइन क्या है, यूं कैसे है, आपने ये कहा था बुक में ऐसे है। तो कोई भी हो सकता है बुक में गलती हो सकता है हमने कोई गलत वर्डिंग यूज कर लिया, तो वो करेक्शन भी हो जाए और आपको भी। ये दो बातें जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, लेक्चर एंड रीडिंग ऑफ बुक, और नंबर 2 क्वेश्चनिंग, तब तक बच्चे आपकी प्रेपरेशन या तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती। जी आफाक, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना जी इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड्स का थोड़ा सा दोबारा बता दें। देखें, आप फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल लें, लेट अज्यूम आपके ख्याल में कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जब आपका इनकम लेवल बढ़े तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे। कोई एग्जांपल कि आपके ख्याल में फिलहाल आप महीने के इतने यूनिट खरीदते हैं फलां प्रोडक्ट के, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप 2 4 5 यूनिट ज्यादा खरीदेंगे। कोई एग्जांपल कोट कर दें। सर हम ले लेते हैं, कोई एग्जांपल आप पर्सनल से बता दें कि यार मैं ये महीने में 5 यूनिट खरीदता हूँ, मेरी इनकम बढ़ जाए ना तो मैं 10 खरीदना शुरू कर दूंगा। कोई भी एनी प्रोडक्ट, खाने की चीजें। हाँ ठीक है, आप कह लें जी बर्गर पिज्जा, मैं जी महीने में 5 दिन पॉकेट मनी से पिज्जा अफोर्ड कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी सी इनकम या पॉकेट मनी बढ़ जाए तो मैं 10 दिन खाया करूंगा। ठीक है, पिज्जा इज नॉर्मल गुड। कैसे डिफाइन हो रहा है कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, तो पिज्जा इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। ओके, अब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप उसे खरीदना छोड़ देंगे, उसकी बजाय उससे कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। एनी अदर प्रोडक्ट, कोई एग्जांपल कोट कर दें। कोई ऐसी चीज जो जस्ट एग्जांपल, आप कहें जी फिलहाल आप कॉलेज आते हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आते हैं, आप कहते हैं यार जी मुझे तो महीने का 500 मिलता है, तो मैंने तो रोज के 20 रुपए ही खर्च करने हैं ट्रांसपोर्ट पे, मैंने बाकी कॉस्ट भी पूरी करनी है, तो आप फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, 2 3 4 हजार हो जाए, या आपको पॉकेट मनी 5,000 मिलना शुरू कर दे, आप शायद उबर पे या ऑटो पे आना शुरू कर दें कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूर धक्के खाने हैं, उबर करवाते हैं, पैसे हैं चले जाते हैं। तो यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जब लोगों का इनकम लेवल बढ़े और लोग उसकी डिमांड कम कर दें, उसको हम कहते हैं इंफीरियर प्रोडक्ट। देखें यहां पे एक बात अच्छी तरह समझ लें, कोई भी प्रोडक्ट इटसेल्फ आप देख के नहीं बता सकते कि ये इंफीरियर या नॉर्मल है, डेफिनेशन इनकम से आ रही है। हर वो प्रोडक्ट जब लोगों का इनकम लेवल बढ़े और उसकी डिमांड बढ़ जाए वो नॉर्मल ही है, बेशक वो 2 रुपए का बिकता है मार्केट में या 2 करोड़ का बिकता है, प्राइस इज नॉट अ मैटर। जब इनकम बढ़ती है लोग उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, ये नॉर्मल गुड है। और जब इनकम कम होती है, जब इनकम बढ़ती है और उसकी डिमांड कम हो जाती है, लोग अमीर हो गए हैं और लोगों ने उसको खरीदना ही छोड़ दिया है, डिमांड कम कर दिया है, इसको इंफीरियर कहते हैं। यानी लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि लोग इसको लो क्वालिटी प्रोडक्ट समझते हैं, इसलिए हम इसे इंफीरियर कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, आज के लिए बच्चे काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल फिर हम जो है वो इंशाल्लाह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टॉपिक से शुरू करेंगे। और मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि जो हमने पिछले 2-3 टॉपिक किए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो 2 दिन पहले किया था, उसमें 2-3 मेथड थे, एक्सपेंडिचर, फार्मूला, फिर आज हमने इनकम इलास्टिसिटी किया, क्रॉस इलास्टिसिटी किया। बच्चे इसकी जो है वो फार्मूला, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है, हाइपोथेटिकल अपनी मर्जी से वैल्यूज लिख के एग्जांपल बना लें, P1 वैल्यू इतनी है, Q1 इतनी है, P2 Q2 कैलकुलेशन करके जो है वो प्रैक्टिस किया करें लाजमी, ताकि आपको न्यूमेरिकल देखने में आसान ही लग रहा होता है जी हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई है, P की वैल्यू नीचे पुट करनी है Q के ऊपर, लेकिन वो जब तक आप 2-4 दफा प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में गलती होती है। तो ये आसान नंबर होते हैं न्यूमेरिकल वाले, वैल्यू गिवन होती है, फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट ही नहीं करनी है ना, कैलकुलेटर भी होता है, तो इसलिए इन चीजों को जो है वो स्किप ना किया करें। जी अजीम, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आप जो टेस्ट होंगे उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरी? देखिए टेस्ट के जितने भी टेस्ट हैं उन सब पैटर्न्स में हम आई कैप पैटर्न ही फॉलो करते हैं। मार्क्स हम उसे चैप्टर वाइज लेवल पे कम कर लेते हैं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल यस भी सर, होगा, शॉर्ट भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, जो जिस तरह का क्वेश्चन ग्राफ वाला है तो वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लासेस से आगे कंटिन्यू करेंगे।